नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लग्न की कुंडली में यदि केतु द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में कर्क राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे तो यह आएगा दूसरा भाव, द्वितीय भाव। दूसरा भाव क्या बताता है? दूसरा भाव बात करता हमारे कुटुंबिक सुख की, नात रिश्तेदार किस प्रकार से हमारा साथ देंगे, हमारा कुटुंब कितना बड़ा होगा, हमारे रिश्तेदार जब मिलते हैं तो वो किस प्रकार का हंसी खुशी का माहौल बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ कर्क राशि है और कर्क राशि में यहाँ केतु बैठे हैं। मैंने एक जनरल आइडिया बताया था कि जितनी भी जल तत्व राशियाँ हैं और अग्नि तत्व राशि हैं प्रायः केतु वहाँ अच्छा फल देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात का गौर करना है कि कुजवत केतु वाली बात आती है। मंगल कर्क राशि में, कर्क राशि के स्वामी का मित्र है, उसके बावजूद भी कर्क राशि में नीच का फल देता है। कुछ इसी प्रकार से कुजवत केतु हालांकि जल तत्व राशि पसंद करता है, लेकिन इस राशि में जब तक चंद्रमा आइदर केंद्र में ना हो, क्लियर हो गया, या इस भाव में स्वयं ना बैठा हो तो अच्छा फल देता नहीं देखा गया है। तो इसको कहा जा सकता है एक प्रकार से नीच का है, ये दब कर चलना, इस प्रकार की भावना केतु, यानी केतु का जो अपना एजेंडा है अब उस एजेंडे को बहुत पोलाइटली वर्क करना पड़ेगा। चंद्रमा के बहुत ज़्यादा सपोर्ट की दरकार होगी। वैसे कोई भी मिथुन लग्न का जातक होता है वो अपने घर कुटुंब का, उसका जो विजन होता है, जो उसका सपना हो सकता है, कह लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी मिथुन लग्न का जातक है वो अपने कुटुंब को बड़ा ध्यान रखता है, केयरिंग। क्योंकि 4 नंबर कर्क राशि इस मामले में बड़ी पारंगत राशि मानी जाती है, सबका ध्यान रखने वाला। अब केतु यहाँ बैठा हो, अब जैसे मान लीजिए चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, एक्सेल्ड करके यहाँ बैठ जाता है, क्लियर हो गया, तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने कुटुंब को बहुत ज़्यादा आदर सम्मान करेगा। केतु की दृष्टि ये बताती है कि आदर सम्मान पूरा रहेगा, उनके साथ मिलना भी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा समय ना दे पाना, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट ना करना, क्योंकि इसका जो स्वामी है वो 12वां, और 12वां भाव क्या होता है? दूरस्थ स्थान। आदर होने के बाद भी एक प्रकार से निर्वासन कह लो आप, कि सम्मान पूरा है जब मिलते हैं, यानी कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं हो पा रहा। और केतु वैसे भी एक प्रकार का सांसारिक विषयों से उदासीनता लाता है, क्लियर होगा। तो ध्यान रखना है, इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा अच्छा फल तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब हम बाय डिफ़ॉल्ट रेफरेंस लेते हैं मेष लग्न के साथ तो 2 नंबर यहाँ पड़ता है, और 2 नंबर का स्वामी शुक्र है और इसका नेचुरल कारक बृहस्पति को माना जाता है, सेकेंडरी कारक में शुक्र को भी माना जाता है। तो ऐसे प्लैनेट जब जुगलबंदी करते हैं तो हंसी खुशी का माहौल, बृहस्पति बैठता है तो दैवी माहौल बन जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति, दुखी आत्मा भी हमारे कुटुंब में जब बैठे हैं सारे, वहाँ बैठ जाता है तो शांत हो जाता है। और शुक्र का बैठना पूरी तरह से मटीरियल गेन, कमाल का लग्जरी का उपभोग, क्योंकि द्वितीय भाव से हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति ने वस्तु का उपभोग किया है। जहाँ तक बात यहाँ केतु के बैठने की है तो आदमी इस उपभोग से एक प्रकार से दूरी बनाए रखता है, लग्जरी का सही टेस्ट करवाने में यहाँ असमर्थ हो जाता है। कारण क्योंकि केतु बात करता है अंतर्मुखी की, और इसी हाउस से हम अंदाजा लगाते हैं आप कितने रिसोर्सेज का बढ़िया उपभोग कर पाएंगे। अब केतु यहाँ बैठकर रिसोर्सेज से एक प्रकार से दूरी बनाए रखता है। देखिए, अगर राशि का सपोर्ट मिलता है तो वो दूरी मजबूरी में नहीं बनती है, मन से बनती है कि नहीं मुझे ज़्यादा, क्योंकि दूसरे भाव से हम तय करते हैं कि सही में वो वस्तुओं या कैसे लग्जरी का टेस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्लियर। अब कोई व्यक्ति स्वयं से लग्जरी को त्यागना चाहता कि नहीं, मुझे लग्जरी बार बार वस्तुओं को एकत्र करना पसंद नहीं है, क्लियर। और खुद कुछ में मजबूरन करना पड़ता है कि भाई ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा है कि मैं वस्तुओं का एकत्रण करूं, या मैं उतना काबिल नहीं हो पा रहा हूं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना आपको। फिलहाल यहाँ पर केतु को कर्क राशि में ज़्यादा अच्छा फल देते नहीं पाया गया है। हमें अगर चंद्रमा का बल मिल जाता है
तो इतना होने के बावजूद भी कि भाई बहुत ज़्यादा अपने बैंक बैलेंस का ध्यान ना देना, ये विशेषता। अब ये पॉजिटिव ली जाए, नेगेटिव ली जाए। नेगेटिव ली जाएगी अगर चंद्रमा नीच भंग करवा देता है। भाई जैसे चंद्रमा यहां बैठ जाए केंद्र से, आपको पता है नीच भंग के जो हमने नियम बताए हैं, चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। तो अगर वो नीच भंग करवा देता है, जिस प्रकार से मंगल मान लीजिए नीच का होता, तो जिस प्रकार से मंगल का नीच भंग होता, उसी प्रकार के चंद्रमा की लोकेशन की दरकार है। अगर चंद्रमा की वैसी लोकेशन मिल जाती है, निश्चित रूप से केतु यहां फिर अच्छा फल देंगे, क्योंकि जल तत्व राशि से सपोर्ट तो है ही। इसी कारण से लीक से हटकर, नियम से हटकर, इसी कारण से कुंडलियों में कर्क राशि का राहु अच्छा फल देता है। प्राय हमने ये देखा है कि भाई जल तत्व राशियों में और अग्नि तत्व राशियों में राहु अच्छा फल नहीं देता है, लेकिन कर्क राशि में और मेष राशि का कह सकते हैं उत्तरार्ध यानी दूसरा भाग, वहां अच्छा फल दिखाई देता है। तो इस पार्ट को, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट को इजीली समझना है। राहु और केतु का फल कोई सीधी रेखा नहीं है, सरल रेखा कि मैंने बोल दिया आपने समझ लिया। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, इनफैक्ट राहु को भी समझना आसान है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स केतु को समझना है। कहां तो केतु अंतर्मुखी होने की बात करता है, मोक्ष की बात करता है, और यही केतु आतंकवादी भी बना देता है, यही केतु सुसाइड बॉम्बर बना देता है। तो ये समझना है ये अंतर कैसे आ रहा है। क्लियर हो गया? कुटुंब को लेकर, एसेट्स को लेकर, पैतृक संपदा को लेकर ये व्यक्ति उदासीन रहेगा, या ये कह सकते हैं अगर चंद्रमा कमजोर है तो नेट रिजल्ट भी खराब होगा, पैतृक संपदा नहीं मिलेगी अगर चंद्रमा कमजोर है। अगर चंद्रमा सपोर्ट कर देता है तो क्या क्या बोल रहा है, घर में डिस्टरबेंस है दूसरे घर में। लेकिन ये डिस्टरबेंस कैसी है भाई? एक तो होता है भाई बहुत ज्यादा शोर शराबा, वैसी डिस्टरबेंस, या शांत रहने वाली डिस्टरबेंस, कुछ ना कहकर भी दूसरे को नाराज करने वाली डिस्टरबेंस, ये वाली डिस्टरबेंस केतु क्रिएट करता है। और बहुत ज्यादा बोलकर और हुड़दंग मचाकर लोगों को परेशान करना, ये राहु का नेचर है। तो दोनों में बहुत फर्क है। उस सांप का, उस सर्प का अग्रभाग या फण वाला भाग राहु कहा जाता है, और उसकी पूंछ वाला भाग केतु कहा जाता है। और पूंछ तो आपको पता है ब्लाइंडली फेथ करता है और वो फॉलो करता रहता है, अग्रभाग यानी फण वाले भाग को पूंछ वाला भाग फॉलो करता रहता है। क्लियर? यहां पर अगर आध्यात्मिक, देखिए इसमें एक समस्या ये भी आ सकती है, जब इस स्थिति में किसी जातक का जन्म होता है तो शुरुआत में बच्चा तुतलाता है, यानी शब्दों को अच्छे से नहीं बोल पाता है, क्योंकि बहुत अच्छा वक्ता है, ये सब यहां से देखा जाता है। अब इसमें हमने बोला शुरुआत में अगर चंद्रमा पीड़ित है तो आगे तक भी विश्वास इतना बढ़ नहीं पाता है कि बहुत बढ़िया बोला जाए, खासकर अध्यात्म को डिलीवर करते समय। देखिए विचार बहुत अच्छे हैं, बात करता है निर्वाह, अगर ऐसा जातक बोलने में प्रखर होगा तो इसकी बात सुनकर प्रायः संसार को त्यागने का मन करता है। बात को समझिए, इस त्याग का अर्थ होगा मोक्षा। और अगर कहीं चंद्रमा पीड़ित है तो शुरुआत में भी समस्या रही, कहीं ना कहीं बोलचाल में तुतला, शब्द पूरे ढंग से नहीं निकल पाते हैं, और आगे भी जब बड़ा हो जाता है तभी भी वो एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल स्पीकर, क्योंकि दूसरे भावों की वाणी को हम दर्शन शास्त्र से जोड़कर देखते हैं, और तृतीय भाव की वाणी को हम सांसारिक विषयों को डिलीवर करने की ताकत से देखते हैं। तो दोनों में फर्क समझना है। क्लियर हो गया? अगर चंद्रमा अच्छा है तो ये व्यक्ति जो गूढ़ रहस्य और कह सकते हैं वेद पुराण उपनिषदों का गूढ़ ज्ञान डिलीवर करने की ताकत रखता है, और अगर कहीं चंद्रमा कमजोर है तो फिर ये व्यक्ति दूसरे भाव का सदुपयोग नहीं कर पाता है। क्लियर? अब इसमें बात करते हैं दृष्टि की। 1 2 3 4 5 दृष्टि की बात करें तो आपको पता है 5 और 9वीं दृष्टि से दोनों जल तत्व राशियों को देखेंगे,
और दोनों ही, हालांकि बाय डिफॉल्ट नियम के हिसाब से तो तीनों ही जल तत्व राशियों में केतु को अच्छा माना जाएगा, लेकिन जब तक इस राशि में नीच भंग ना हो तब तक हम कहीं ना कहीं हेल्पलेस हो जाते हैं। फिर तो हमें बड़ा दुख लगता है कि यार बताइए, जल तत्व राशि में आ भी गया फिर भी वैसा फल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आपको एक एडवांटेज जरूर मिलेगी जल तत्व राशि में, क्योंकि दोनों जल तत्व राशियों में पॉजिटिव दृष्टि रखिएगा। अब जैसे छठा भाव, तो छठे भाव के अगर मैं, अभी तो हम अकेले ग्रह की बात कर रहे हैं, तो अगर अकेले ग्रह केतु की यहां दृष्टि पड़ रही है तो केतु आपको इन विषयों से फायदा दिलवा सकता है। कहीं ना कहीं शत्रु अपने आप ही नष्ट हो गए, आपने जो भी लोन लिया किस प्रकार से चुका दिया पता भी नहीं लगा, या आपका लोन माफ हो गया। यानी इसको बोलते हैं, एक तो होता है एग्रेसिवली चीजों को का अंत करना, एक होता है पोलाइटली, पता भी नहीं लगा कैसे आपने शत्रुओं का अंत कर दिया। ये वाली भावना केतु की दृष्टि से पता लगती है। वैसे भी जो मिथुन लग्न के जातक हैं, ये अपने कर्ज को लेकर, अपने शत्रुओं को लेकर, अपने कोर्ट केसेस को लेकर और अपने बीमारियों को लेकर बहुत ज़्यादा गुप्तता बरतते हैं। क्योंकि वृश्चिक, मैंने बोला, किसी भी लग्न के किसी भी भाव में पड़ेगा तो उसको वो सीक्रेट के रूप में इस्तेमाल करता है, ज़्यादा ओपन नहीं करता है। और अगर यही 8 नंबर लग्न में आ जाए तो वो तो फिर हाइडिंग पर्सनैलिटी होता है। उसके बारे में उसके माता पिता को भी पता नहीं होता है किस प्रकार से रिएक्ट करेगा ये। क्लियर हो गया? तो ये 8 नंबर जब इसके 6th हाउस में पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं अपने रोगों को, अपने शत्रुओं को ये हाइड करता है। लेकिन केतु की दृष्टि यहाँ पर पॉजिटिव काम कर रही है, क्योंकि केतु का भी नेचर कहीं ना कहीं गुप्त रूप से ही चीज़ों को ठीक करने का या खराब करने का होता है। तो यहाँ पर ठीक करने का, गुप्त रूप से चीज़ों को क्योर करने की टेंडेंसी मिलेगी। क्लियर हो गया? मंगल अगर बली है तो कोई बीमारी उसको परेशान कर, देखिए केतु की दृष्टि बता रही है कि भाई आपको इन भावों का पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन अगर मंगल की स्थिति खराब है तो अचानक कोई छठे भाव से संबंधित विषय परेशान करने लग जाता है। क्लियर? लेकिन इन बिटवीन, क्योंकि घर का स्टेटस बताता है कि क्या स्थिति चल रही है, और अगर घर के मालिक की स्थिति खराब है तो अचानक नेट रिजल्ट, पूरे साल एग्जामिनेशन की तैयारी की, अच्छी तैयारी हो रही है, कैसे पता लग रहा है? घर का स्टेटस कैसा है। लेकिन अगर घर का मालिक कमजोर है तो जिस दिन पेपर था उस दिन पेपर नहीं दिया गया, या अच्छा पेपर नहीं दिया गया, एग्जाम फेलियर हो गया, क्योंकि घर का मालिक कमजोर है। अब आप इसको कुछ भी समझें, देखिए हमें मतलब तो रिजल्ट से ही था, लेकिन क्या जो साल भर हमने मेहनत की, जो हमने घबरा कर काम किया, वो ठीक नहीं था। तो इस बात को ध्यान रखना है कि किस प्रकार से, किस एंगल को देखना है। क्लियर? तो ये बात करता है कि रिजल्ट इस नंबर के मालिक के पास ही है, लेकिन परिस्थितियां एट प्रेजेंट हम क्या फील करते हैं वो उस घर पर बैठने वाले ग्रह और उस घर पर पड़ने वाली दृष्टियों से पता लगता है। क्लियर? छठे नंबर पर केतु की दृष्टि ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं क्योंकि पॉजिटिव एंगल माना जाएगा, हम चीज़ों को जीत लेते हैं, लेकिन उसके लिए अथक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि ये भाव ये भी बताता है कि भाई किसी काम को फिनिशिंग टच दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे। एक तो होता है भाई आदमी काम करता है तो ढोल नगाड़े बजाकर करता है कि भाई इस विषय से संबंधित जो भी काम होगा, मंगल की स्थिति देख लीजिए आप अच्छी है, केतु की दृष्टि बताती है कि निश्चित रूप से आपके इस भाव से संबंधित किस प्रकार से आपने उसको क्योर किया कोई भी नहीं जान पाएगा, माने अच्छा फल देगा। बात करते हैं 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि से केतु दृष्टिहीन माने जाते हैं। राहु और केतु एक दूसरे पर आमने सामने दृष्टि नहीं डालेंगे, नहीं तो अपने ही अच्छे और बुरे प्रभाव को कैंसिल कर देंगे। जैसे मान लीजिए केतु यहाँ बैठे हैं, राहु यहाँ अच्छे बैठे हुए हैं, तो फिर केतु की ये दृष्टि इस भाव को भी खराब कर देगी। क्लियर? तो ये थोड़ा विचार करना है इस चीज का। 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि से ये मीन राशि को सपोर्ट कर रहे हैं। जब हमारे कर्म क्षेत्र में
मीन राशि और केतु का प्रभाव पड़ता है तो ये तो बात तय है कि सामाजिक दृष्टि से उसका फायदा मिलेगा। देखिए, कई लोग निर्लिप्त होकर यश कमा लेते हैं और कई लोग निर्लिप्त होकर समाज में अपयश कमाते हैं कि यार क्या ये डेडिकेटली वर्क ही नहीं करता है तो। और इसी चीज को कई पॉजिटिव एंगल भी देखते हैं कई लोग कि देखिए कितने ढंग से काम करने वाला व्यक्तित्व है। तो दोनों में बड़ा ज्यादा अंतर है। इस अंतर को ध्यान रखना आपको कि कभी भी आपकी कुंडली में केतु दशम भाव में प्रभाव जमा रहा है पॉजिटिवली, तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। आप अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में चुपचाप रहकर भी, इनफैक्ट चुपचाप रहकर ही आदर सम्मान पा रहे हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो में रिकॉर्ड किया था वृषभ लगन के लिए, वहां पर यह दृष्टि हमारे ऑफिस में एनवायरनमेंट को बिगाड़ रही थी। मतलब हम चुपचाप रहते हैं लेकिन ऑफिस का बॉस हमसे नाराज रहता है कि यार ये तो मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। ये पॉजिटिव एंगल दिखाता है कि ये अपने काम से मतलब रखता है, बेमतलब का विवाद नहीं करता है। तो यही ग्रहों का कॉम्बिनेशन समझना है कि एक ग्रह कैसे सबको नमस्ते करवा कर भी, सबके साथ बोलचाल करवा कर भी लड़ाई करवा देता है, और एक ग्रह कैसे बिना बोले भी सबसे मिलकर रखता है। सोशल स्टेटस, और इस सोशल स्टेटस में कहीं ना कहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कालपुरुष की कुंडली में फाइनल मोक्ष हाउस से माना जाता है मीन राशि, और केतु का प्रभाव इस बल को और बढ़ा देता है। कहीं बृहस्पति यहां बैठे और बृहस्पति भी बली है, फिर तो कहना ही क्या। ये दशम भाव से कहीं ना कहीं उसका सामाजिक यश उसको इस ईश्वरीय तत्व की या मोक्षा की तरफ भी आकर्षण लेकर जाएगा। जिस भी ऑफिस एनवायरनमेंट में वो काम करता होगा, कोई ना कोई ऐसा कोलीग, कोई ऐसा एनवायरनमेंट, देखिए ये तो बात तय है कि जो मिथुन लगन के जातक होते हैं उनका कर्म क्षेत्र में बृहस्पति का सात्विक रूप दिखाई देता है पूरा, क्योंकि मीन राशि को बृहस्पति का, इसका राशि का वर्ण ब्राह्मण माना जाएगा, सात्विक रूप है। तो कहीं ना कहीं पठन पाठन, अच्छा ज्ञान, इस प्रकार की इंडस्ट्री, इस प्रकार का कार्यक्षेत्र इनका रहता है, और केतु का उस पर प्रभाव पॉजिटिव दिखाता है। क्लियर हो गया। घुटने आपके निर्दोष होंगे, उसमें कोई इस प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता है। क्लियर हो गया। सरकार की तरफ से, सीनियर की तरफ से बिना मांगे ही सपोर्ट मिलता रहेगा। क्लियर। तो कुल मिला के केतु की ये दृष्टियां अच्छी मानी जाएंगी। इस भाव में सिर्फ दरकार है चंद्रमा से नीच भंग करवाने की। क्लियर हो गया। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो यहां अच्छा फल देखा जाएगा, और अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर इसकी दृष्टियां तो अच्छा फल देंगी, लेकिन स्वयं यहां बैठकर केतु हमारे धन भाव को कमजोर करेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।